एक ऐसा पास जिसकी अपनी ही कहानी है, जो अपनी कहानी दोहराता भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हम कुछ सीखते हैं ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सीखती है। हर साल बहुत सारे लोग बड़ी होप्स के साथ, बड़े ड्रीम्स के साथ इस पास के लिए चढ़ते हैं। उनमें से बहुत सारों के लिए ये एक नाइटमेयर भी बन जाता है। लोकल होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है कि किस हिसाब से, किस मौसम पे, किस मन पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल द्रास एक अहम रोल प्ले करता है। जो भी चमचमकती हुई बिल्डिंग, लेकिन अंदर पूरा खोखला। एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट एड के सिवा ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिलता। नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए भी रेफर किया जाता है करगिल जैसे अस्पताल पे। जोजिला एक ऐसा पास जो जोड़ता है लद्दाख को हिंदुस्तान के साथ। एक ऐसा पास जिसके बंद होने के बाद सिवाय एयर कनेक्टिविटी के और कोई ऑप्शन नहीं होता है कि लद्दाख को इंडिया के साथ जुड़े रखने के लिए। एक ऐसा पास जिसकी अपनी ही कहानी है, जो अपनी कहानी दोहराता भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हम कुछ सीखते हैं ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सीखती है। हाय एवरीवन, मैं हूं बाउद्दीन। वेलकम करता हूं आपका और एक नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे जोजिला के रिलेटेड और उसके रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल द्रास की बात हो, चाहे वो या जो भी इंसिडेंट्स वहाँ होते हैं, या जो भी डिपार्टमेंट उस पर इन्वॉल्व होते हैं, पूरी जोजिला की ट्रैफिक और जोजिला की व्हीकल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, रोड सेफ्टी और रोड को क्लीन करने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो पे बात करेंगे। जोजिला एक ऐसा पास है जो लद्दाख को कनेक्ट करता है हिंदुस्तान के साथ। एक ऐसा पास जो अगर बंद हो जाए तो एयर कनेक्टिविटी के कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि लद्दाख को कनेक्ट रखा जाए इंडिया के साथ। एक ऐसा पास जो समर पे बहुत खूबसूरत और विंटर में उतना ही डरावना दिखता है। जितना हमें जब समर पे हम ट्रेवल करते हैं, रोड के एक साइड से जहाँ पे हमें माउंटेन वाली फीलिंग्स आती है, नेचर की एक ब्यूटी दिखती है, तो वहीं पे रोड के दूसरे जानिब, जिस जानिब पहाड़ के साथ साथ जो रोड एक नैरो रोड करता हुआ जाता है, वहां पे कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल जरूर रहता है। एक ऐसा रोड जो एक साइड से तो नेचर की ब्यूटी को प्रेजेंट करता है, दूसरे साइड से बहुत सारे लोगों के लिए लास्ट राइड भी बन जाता है। हर साल बहुत सारे लोग बड़ी होप्स के साथ, बड़े ड्रीम्स के साथ इस पास के लिए चढ़ते हैं। उनमें से बहुत सारों के लिए ये एक नाइटमेयर भी बन जाता है। एक ऐसा पास जो जितना डरावना समर पे है, उससे कहीं ज्यादा विंटर पे है। 11,500 फीट एल्टीट्यूड पे मौजूद इस पास की एक ऐसी कहानी है, एक गलती, एक सडन ब्रेक, उसकी कीमत या तो जान से चुकानी पड़ती है, या तो बहुत इंजरी या अपनी कार डैमेज। एक ऐसी व्हीकल, एक ऐसा सडन ब्रेक जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ की कहानी चेंज हो सकती है। एक ऐसा पास जिसकी अपनी ही कहानी है, हर साल अपनी कहानी को दोहराता है। जितने वाकया, जितने इंसिडेंट इसी हाईवे को पास करते हुए समर पे करते हैं, उससे कहीं ज्यादा विंटर्स में होते हैं। समर्स में इसका कारण होता है या तो लैंडस्लाइड्स, या तो पत्थर गिरने की वजह से, या तो इंजरी, या तो मौत को गले लगा लेते हैं। विंटर में ये पास और भी डेंजर होते जाता है, जहाँ पे स्नो एवलांच हिट कर जाते हैं, या किसी स्नो एवलांच ने अगर व्हीकल को भी हिट नहीं किया, सिर्फ रोड को ब्लॉक किया, तो वो ठंडी हवाएं यहाँ के पूरे रुख को बदल देती हैं। जैसे जैसे समय निकलता है, वैसे वैसे जो इंसान वहाँ पे फंसा है, मौत के करीब होते चले जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसी जोजिला पास से पास होते हुए बहुत सारों की मौत का कारण भी बन जाता है ये पास। रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हुआ, जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, यानी 27 मार्च 2026 पे जो इंसिडेंट हुआ, जिसके चलते 7 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग जख्मी हुए। इस पूरे इंसिडेंट के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस निकले हैं, जो 4 टीमें वहीं पे काम करते हैं। इस पूरे रोड पे गवर्नमेंट के 4 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। उसमें से 2 रहते हैं लद्दाख साइड से, 2 रहते हैं कश्मीर साइड से। लद्दाख साइड की अगर हम बात करेंगे तो BRO की प्रोजेक्ट विजय टीम और दूसरी लद्दाख पुलिस, और उसके साथ कश्मीर साइड से अगर इस पूरे रोड की, पूरे जोजिला पास की, उसके स्नो को क्लियर करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए वो जिम्मेदार रहती है BRO की टीम बैकन, और साथ साथ में रहती है कश्मीर पुलिस। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इन चारों डिपार्टमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि एडवाइजरी जारी की गई थी, जो गाड़ियों को, जिन व्हीकल्स को अलाउ किया गया था ट्रांसपोर्ट के लिए, उनमें से सिर्फ लाइट व्हीकल्स को अलाउ किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हैवी मोटर्स भी वहां पे देखे गए। तो क्वेश्चन बनता है कि उनको किस चीज की वजह से अलाउ किया गया था और किसने उन्हें अलाउ किया था। आगे बात करेंगे कि ये किस चीज की वजह से ये अलाउ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बनता है कि बहुत सारे ड्राइवर्स का क्लेम है कि इस इंसिडेंट के बाद की BRO एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, चाहे वो प्रोजेक्ट विजय हो, चाहे वो प्रोजेक्ट बैकन हो, जो दोनों टीम्स हैं, ये टीम्स गाड़ियों को रोक करके रोड की सफाई करती है। सवाल नंबर 3 उस एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, उन अथॉरिटी से जो वहीं के लोकल होते हैं, जिनको सब कुछ पता होता है कि किस हिसाब से, किस मौसम पे, किस मन पे, किस तरह रोड पे जो भी पहाड़ से, चाहे वो स्नो एवलांच हो, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, किस तरह और कब और कौन सी टाइम मैक्सिमम और पीक टाइम होती है जहाँ पे स्नो एवलांच के चांस होते हैं, कौन सी टाइम पीक टाइम होती है कि जहाँ पे चांस होते हैं कि लैंडस्लाइड्स हो, कौन सी पीक टाइम
होती है कि जहाँ रॉक्स गिरे, वो एक लोकल अथॉरिटी को होने के बावजूद भी कुछ एडवाइजरीज और कुछ टाइमिंग्स कुछ इस तरीके के थे कि जहाँ पे बहुत सारे, जिसको लेके बहुत सारे ड्राइवर्स ने ऑलरेडी कॉल आउट किया था कि जो भी टाइमिंग से, जो भी एडवाइजरीज पे जो टाइम्स रखे गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके बारे में कहा गया था कि ये जो टाइम्स है वो काफी डेंजर टाइम्स है और इनमें जो स्नो एवलांच के चांसेस जो रहते हैं वो पे रहते हैं। उसके बावजूद भी ये एडवाइजरीज को रिव्यू नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। ये जो पूरी रोड है, पूरी जोजिला पास की एक अपनी कहानी होती है और हर साल इस कहानी को दोहराते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली न तो हम कुछ सीखते हैं न तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सीखती है। उसके बाद ऐसे इंसिडेंट को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक दो जुमलों पे लपेट लेती है कि आइंदा ऐसा ना हो, जो हो गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि ये जोजिला की कहानी पहली बार नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट ऑलरेडी हुए हैं, चाहे वो पूरे गाड़ियों का फंसना हो, जिसपे बहुत सारे बेड बकरियों वाली गाड़ियां थे, उनको फंस के पूरी बेड बकरियां मर गई थी। उससे पहले जितने भी फैमिलीज फंसे थे जिनको रेस्क्यू किया गया था गाड़ियों को वहीं पे छोड़ के, ये ऐसे ऐसे इंसिडेंट है जहां से हमें लर्निंग लेने की जरूरत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई लर्निंग ली है ऐसे इंसिडेंट से, न तो कोई दूसरी अथॉरिटीज ने, या तो हम लोगों ने। ये एक ऐसा पास है जो बहुत सारे लोगों के लिए सपनों के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत सारों का सपना वहीं पे खत्म होता है। एक ऐसा पास जो अपनी कहानी बार बार दोहराता है, लेकिन हम सीखते कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि जो भी एडवाइजरीज हो, क्या इनको रिव्यू करने की जरूरत थी? क्या उन एडमिनिस्ट्रेशन पे जो वहीं के लोकल है, जिन्होंने इस जोजिला को तब से देखा है जब वो बच्चे हुआ करते थे, जो इस जोजिला के इंसिडेंट्स को देखते देखते बड़े हुए हैं, वहीं इस एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो ये इन जो भी एडवाइजरी जारी किया जाता है, जो भी टाइमिंग्स अलॉट किए जाते हैं, ना तो इनको रिव्यू करते हैं, ना तो जो भी इंसिडेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे तैयार हुआ है ना उस चीज को रिव्यू करते हैं। ये वो एक ऐसा पास है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की हर साल मौत हो जाती है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हम वहाँ से कुछ सीखते हैं, ना तो हम उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट पे हम शिफ्ट होते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट जोजिला के अंदर होता है तो कौन सी दो चीजें हैं जो अहम रोल अदा करती है। अगर जोजिला के अंदर कोई अगर एक भी इंसिडेंट होता है तो अगर उसको ट्राई किया जाए कि हम कश्मीर साइड इसको रेफर करेंगे तो हार्डली गांधरबल डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने के लिए अराउंड 90 किलोमीटर का सफर जो है वो कवर करनी पड़ती है। वहीं पे दूसरी साइड से अगर जोजिला के अंदर कोई इंसिडेंट होता है तो उसको अगर द्रास और लेके जाने की कोशिश की जाए तो हार्डली 25 से 30 किलोमीटर कवर करना पड़ता है। यहाँ पे एक अहम रोल जो किरदार जो अदा करता है वो है द्रास, गेटवे ऑफ लद्दाख। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल द्रास एक अहम रोल प्ले करता है। जो भी इंसिडेंट है जोजिला के अंदर हो, जो भी इंसिडेंट है जोजिला के इर्द गिर्द जो भी इंसिडेंट हो, एक अहम रोल अदा करता है उन जानों को बचाने के लिए। जो अगर एक ऐसी इंजरी हो गई किसी भी पैसेंजर पे जिसको टाइम पे ट्रीट करना बहुत जरूरी हो तो सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल जो रहता है वो रहता है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल द्रास। जैसे एंट्री होती है मार्केट के अंदर से चमचमकती हुई बिल्डिंग्स, लेकिन उतने खोखले अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर। बात कड़वी है लेकिन हमें एक्सेप्ट करना होगा। बिल्डिंग्स काफी चमचमकती हुई बिल्डिंग, लेकिन अंदर पूरा खोखला। एक्सीडेंट के बाद या भी किसी तरीके की इंजरी के लिए आपको फर्स्ट एड के सिवा ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिलता। एक ऐसा अस्पताल जो ऐसी लोकेशन पे अवेलेबल है कि जहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि वो कम्प्लीटली इक्विपमेंट्स के साथ हो, कम्प्लीटली डॉक्टर्स की टीम के साथ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली न तो डॉक्टर्स पूरे कम्प्लीटली होते हैं। शॉर्टेज ऑफ स्टॉप ऑलवेज रहता है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल द्रास की अगर बात करें तो। साथ ही साथ में इक्विपमेंट्स की तो बात ही क्या, इवन की ट्रॉमा यूनिट जिसको बनाए हुए ऑलमोस्ट अब बिल्डिंग भी पुरानी हुई है, लेकिन कहीं वादे, कहीं बहुत सारी चीजें पॉलिटिशियंस के द्वारा या बहुत सारे जो आए पावर पे और चले भी गए उनके द्वारा कहा गया कि हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन पे अवेलेबल है कि जो एक मेजर रोल प्ले करता है, एक मेजर एक्सीडेंट एक ऐसा रोल प्ले करता है जहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे जाने जिनको अगर पार्टिकुलर एक परफेक्ट टाइम पे अगर ट्रीट किया जाए तो बच सकती है। जोजिला से अगर कोई गाड़ी हिट होकर आती है, वहाँ पे अगर कोई मेजर केस हो तो उसको रेफर किया जाता है करगिल के लिए, और करगिल पूछते पूछते ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का फिर से ट्रैवलिंग करनी उनको पड़ती है। जब कुछ सीरियस केस रेफर भी किया जाता है तो बहुत सारे बचते हैं फॉर्चुनेटली, और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली रास्ते में ही अपनी दम तोड़ देते हैं। उन फैमिली उसके लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल द्रास बस एक ऐसा चीज बन के रहता है कि जो एक रिग्रेट बन के उनके अंदर गुजरता है कि ये बस सिर्फ सोचते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो रहते हैं उनके लिए ये एक ऐसा सिंबल बन के रहता है कि काश अगर उस वक्त शायद वहाँ पे अगर डॉक्टर्स अवेलेबल होते, फुल इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते, या उस लेवल का जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था उस हिसाब से उस रन भी किया गया होता तो शायद उसकी जान बच जाती है। ये एक फैमिली के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक रिग्रेट रहता है, काश पार्टिकुलर टाइम पे, एक परफेक्ट टाइम पे अगर वहाँ पे हमने पहुंचाया था, एक अस्पताल के अंदर हमने पहुंचाया था, हमने एडमिट भी करवाया था उस पेशेंट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इक्विपमेंट्स और
डॉक्टर्स की कमी की वजह से हमें रेफर करना पड़ा करगिल, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। नई स्लीप एक्सीडेंट्स की बात करते हैं। इवन की सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की हालत इतनी खराब है कि एक नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए अगर कोई सोचता है, पहला प्रेफर करते हैं कि हम करगिल भाग जाए, ना कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को प्रेफर करते हैं। कोई अगर किसी मजबूरी में फंस जाता है तो वो वहां पे प्रेफरेंस दे देता है कि हम यहीं पे कर देंगे, लेकिन 90% केसेस ऐसे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए भी रेफर किया जाता है करगिल जैसे अस्पताल पे। क्या एक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इतनी फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए कि बेसिक जो भी एक्सीडेंट से जटिल होकर आते हैं उनकी फौरन ट्रीटमेंट किया जाए? क्योंकि उनमें से मेजर एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि जो सीरियस हो जाते हैं, तो उनको अगर टाइम पे ट्रीट किया जाए तो जान बचने की चांस होते हैं। एक ऐसा अस्पताल जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी तक नहीं की जा रही है, तो यहाँ से आपको एक अंदाजा या एक आइडिया एटलीस्ट मिला होगा कि क्या लेवल है इस अस्पताल की। और जिस लोकेशन पे, ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसी जगह पे अवेलेबल है, और उसके बावजूद भी बहुत सारे जब डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है तो 1-2 दिन के लिए एक अच्छे डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं, उसके बाद उनको वापस ट्रांसफर किया जाता है दूसरे हॉस्पिटल्स में। सवाल बनता है कि एक ऐसी लोकेशन पे अवेलेबल हॉस्पिटल पे क्या फुल्ली इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि नहीं? सवाल बनता है कि क्या फुल्ली डॉक्टर्स होने चाहिए कि नहीं? एटलीस्ट एक मेजर एक्सीडेंट हो तो जान बचाने के काबिल इंफ्रास्ट्रक्चर रन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे वो इंसिडेंट रोड्स का हो, चाहे वो इंसिडेंट, याद कीजिएगा एक्स काउंसलर वो स्टेटमेंट जहाँ पे उन्होंने कहा था कि कहूँगा आज कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेहरबानी करके 15 दिन के अंदर अंदर जो है हमारा ट्रामा यूनिट तैयार होना चाहिए। अदरवाइज जो है हम रोड पे आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारे सारे आदमी लेकर हम रोड पे बैठेंगे। अगर हमारे अस्पताल में प्रॉपर जो है स्टाफ नहीं दिया गया तो हम रोड पे आने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई इलेक्शन नहीं होगा, हम इलेक्शन से भी बाइकाट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शंस भी हो गए, नए काउंसलर्स भी आ गए, लेकिन अब तक इस ट्रॉमा यूनिट की कोई भी खबर नहीं है। चमचमकती हुई बिल्डिंग लेकिन पूरे खोखले। जरूरत चमचमकती हुई बिल्डिंग की नहीं है कि इसके अंदर चमचमकते हुए इक्विपमेंट्स हो और उसको चलाने वाले चमचमकते हुए डॉक्टर्स हो, फिर जाके एक ऐसी लोकेशन पे होने का फायदा उठा सकते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली जो एक एक्सीडेंट से गुजर जाते हैं, वो पेशेंट इजीली इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं अपील करता हूँ हायर अथॉरिटी से, जो भी हो, चाहे वो सीसी करगिल हो चाहे वो मद्रास के दोनों कंस्टिट्यूएंसी के काउंसलर, वो इस चीज को स्ट्रिक्टली सोचे। ये नहीं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक ट्रेंड बनाया गया है कि एक इंसिडेंट होता है, मीडिया के सामने आ जाते हैं काउंसलर, सीसी, चाहे जो भी अथॉरिटी से सामने आके एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए हम देखेंगे, हम इस ट्रॉमा यूनिट को रन करने के लिए बात करेंगे। लेकिन फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स इसी स्टेटमेंट के जंजोले पे फंसा के रखा हुआ है पब्लिक को। यही स्टेटमेंट को रिपीटली बताया जा रहा है कि नहीं हम बात करेंगे, हम इस रन करेंगे, फ्यूचर में हम देखेंगे, लेकिन बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, बार बार हमारे अथॉरिटीज रेडी नहीं दिखते हैं। ना तो ट्रॉमा यूनिट आज से 2 साल पहले उस ब्लास्ट वाले इंसिडेंट पे हो उस पे एक्टिव नहीं था, ना तो आज के 7 लोगों की जान चले गई लेकिन वो एक्टिव नहीं था। लेकिन हमें उस बुरे वक्त के लिए रेडी रहना चाहिए, अच्छे वक्त पे। सवाल उठता है कि जो टीम्स, चाहे वो लद्दाख पुलिस हो चाहे वो कश्मीर पुलिस हो, जो 2 चौकियों पे जो कंसिस्टेंटली कनेक्ट पे रहते हैं, उनके बावजूद भी उस पूरे पास की अगर बात करते हैं तो उस पास में या तो जाम लगा रहता है या तो एडवाइजरी के खिलाफ जाके हैवी मोटर्स वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि 500,000 दो, अपनी गाड़ी छुड़वा दो। ये यकीनन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत सारे ड्राइवर्स को ये यूज टू हो गए हैं कि 500,000 दे दो, अपनी गाड़ी को छुड़वा दो, लेकिन जिसकी वजह से आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। जिन चौकियों में 500 या 1000 लेके वो ऑफिसर्स जिन गाड़ियों को छोड़ते हैं, वो आगे जाके जोजिला जैसी चढ़ाइयों पे या जोजिला जैसे पासेस पे उन पैसेंजर्स या उन ड्राइवर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जो फैमिलीज को लेकर ट्रेवल करते हैं, वो फैमिलीज फालतू में सफर हो जाती है उन हैवी व्हीकल्स या उन 500 या 1000 लेने वाले ऑफिसर्स के चलते, जिसके चलते बहुत सारे एक्सीडेंट या बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं इस ट्रैफिक के चक्कर पे, क्योंकि उनके आगे एक हैवी मोटर व्हीकल होती है जो उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाती है जो एक लाइट व्हीकल मेंटेन करती है। और समर पे ये केस विंटर में इस तरह होता है कि गाड़ी छोड़ते हैं तो स्लिप होके इस तरह जाम करवाते हैं, और समर के केस पे ये चेंज होता है कि ओवरलोड होकर गाड़ियों का निकालना। ये प्रॉब्लम है वहीं पे आती है जहाँ पे कंटा जब तोला जाता है तो वहाँ पे भी 500,000 दो, ओवरलोड के साथ गाड़ी पार्क करवा दो। यकीनन ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। इवन की कई बार एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई अफसर्स को गांधरबल डिस्ट्रिक्ट यानी सोनमार्ग पे काम करते हुए उनको रंगे हाथ पकड़ा भी है। तो जो भी अफसर्स हो या चाहे जो भी वहाँ पे ड्यूटी पे होते हैं, वो जो 500,000 लेके जिन गाड़ियों को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, क्या वो उन ऑफिसर्स को अगर पूछा जाए क्या वो 500,000 से क्या वो लोग वापस आ जाएंगे जिनकी मौत हुई? एडवाइजरीज के टाइम को जब ड्राइवर्स के द्वारा कॉल आउट किया गया था फिर भी चेंजेस नहीं किए गए, क्यों नहीं किए गए? क्या उनसे सवाल पूछा जाएगा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल होगा कि ऐसे हॉस्पिटल्स को जिनके बारे में बार बार कहती है एडमिनिस्ट्रेशन कि हम फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन नहीं देख रही है, ऐसे इंसिडेंट्स को
एक ऐसा पास जो अपनी कहानी दोहरा रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोई लर्निंग नहीं ले रही है। क्या उस पे ऊपर सवाल होगा? बात जाने की नहीं है, बात यह है कि इस चीज को नॉर्मलाइज करना। बात सिर्फ इस चीज की नहीं है कि एक इंसिडेंट हुआ जिसपे 7 लोग मरे तो हम उसके बारे में बात करें। आज मेरी फैमिली के साथ नहीं हुआ है, कल आपकी फैमिली के साथ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि हम दोनों अगर स्टक हो जाएं तो फिर बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। सवाल ये नहीं है कि इस इंसिडेंट की वजह से हमें बोलना पड़ा, सवाल ये है कि हर साल ये चीजें रिपीट हो रही है। फॉर्चुनेटली जाने नहीं चले जा रही थी, इस साल जाने चले गई तो इस चीज ने, इस प्रॉब्लम ने, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है फ्रॉम ईयर कि हाँ डेफिनेटली वहाँ पे काम करना काफी मुश्किल है, चाहे वो बीआरओ के लिए हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि वहाँ पे काम करने वाले अपने आप को इस तरह ट्रीट करें कि नहीं नहीं हम बहुत बड़ा आसान कर रहे हैं। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। आप जिस हालात पे काम करते हैं उसका अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन आप उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर सकते उस तरीके से कि हमने इतनों को निकाला, इनको निकाल। दैट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट, फॉर दैट यू गेट पेड। उसी चीज के लिए आपको पे किया जाता है, आपको ड्यूटी करनी होगी। और उन चीजों के लिए गाड़ियों को रोक के सफाई करना, और अनफॉर्चुनेटली हम भी कई बार ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे जो भी ड्यूटी पे होते हैं कि वो इस तरह एक्ट करते हैं कि जैसे कि वो कुछ एहसान कर रहे हैं कि वी आर हियर फॉर यू। नो नो नो, इट इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू। वी अप्रिशिएट कि आप ऐसे एक हार्श कंडीशन पे काम करते हैं, बट इट इज योर ड्यूटी। कोई एहसान आप नहीं कर रहे हो, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे एक जो ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि पहले मैं पूछूंगा, जो एक रेस जो लगी रहती है कि सबसे पहले मुझे निकलना है, उसके चलते जो रॉन्ग साइड से वो अटैक करना हो, चाहे दूसरी तरीके से निकलने की कोशिश हो, जिसकी वजह से भी जाम हो जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्राइवर्स को भी कॉल आउट करने की जरूरत है कि जिन चीजों की वजह से रोड पे जाम हो जाती है, जिनकी वजह से बहुत बार तो मारपीट भी हो जाती है, तो वहाँ पे ड्राइवर से भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को मेंटेन करते हुए अगर चले तो हम सबों के लिए एक अच्छा चीज होगा और हमें ऐसे इंसिडेंट से दोबारा नहीं गुजरना होगा। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।